खबरदार की शुरुआत एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री से जिसकी देश भर में चर्चा है। और इस मर्डर मिस्ट्री की आरोपी एक मां है जो अपनी बेटी को बहन बताती रही, वह भी अपने पति से। इस रहस्यमय कहानी में एक पति है जिसे सालों तक अपनी ही पत्नी का सच मालूम नहीं, और सौतेले भाई बहन भी हैं जिनका एक दूसरे से अफेयर चलता रहा। जी, बात हो रही है मुंबई के शीना वोरा हत्याकांड की, जिसमें स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। देर शाम मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया। इस मामले का पूरा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को शीना वोरा की हत्या की गई। शीना की गला घोंटकर हत्या की गई और फिर उसे पेट्रोल से जला दिया गया। उसकी लाश रायगढ़ के जंगलों में दफना दी गई। पुलिस को इस मामले की भनक एक खबरी ने दी। खार पुलिस स्टेशन ने रायगढ़ पुलिस से संपर्क किया। तब 23 मई 2013 शीना का कंकाल मिला। इस मामले में 3 लोग की गिरफ्तारी हुई। तो ये सब कुछ जिस तरीके से चल रहा है उसमें आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि शीना की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। खार पुलिस स्टेशन में हमने एक मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया और उस मर्डर के ऑफेंस में जो पहला अक्यूज था, उसके अलावा हमने कल एक लेडी अक्यूज को अरेस्ट किया और आज हमने कोलकाता में 3rd अक्यूज को अरेस्ट किया है और कोलकाता से उस अक्यूज को मुंबई लाने की का जो लीगल प्रोसीजर है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो फार 3 अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं। ये मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ है मुंबई में और ये बॉडी 23 मई 2012 को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को मिली है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है। 21 अगस्त को खार पुलिस स्टेशन में एक आर्म्स एक्ट केस रजिस्टर हुआ। उस केस में एक अक्यूज्ड पकड़ा गया और उस अक्यूज्ड की जब इंटरोगेशन हुआ तो उस अक्यूज ने एक मर्डर केस की कबूली दी। अक्यूज्ड को एज पर लीगल प्रोसीजर हम स्पॉट के ऊपर लेके गए जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और उसने जगह बताई जहाँ पर ये मर्डर हुआ। मर्डर इज़ बाय स्ट्रैंगुलेशन फॉलोड बाय बर्निंग ऑफ द बॉडी बाय पेट्रोल। शीना वोरा की 3 साल पहले हत्या कर दी गई, लेकिन किसी को कानो कान भनक तक नहीं मिली। दरअसल ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसमें उलझते रिश्ते हैं और हर रिश्ते के बीच दबे हुए तमाम राज। कई किरदार हैं इस कहानी में और किरदार नंबर 1 शीना वोरा, जिसकी 3 साल पहले हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक उसे मौत के घाट उतारा गया और फिर रायगढ़ के जंगल में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। किरदार नंबर 2 इंद्राणी मुखर्जी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंद्राणी जो कि शीना वोरा की मां है। पुलिस ने लंबी पूछताछ की। इंद्राणी को 31 अगस्त तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। किरदार नंबर 3 पीटर मुखर्जी, स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी के चौथे पति बताए जा रहे हैं और पीटर मुखर्जी का कहना है शीना इंद्राणी की बेटी है, उन्हें भी नहीं मालूम। इंद्राणी ने उनसे इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा। किरदार नंबर 4 संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति। पुलिस ने कोलकाता में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। किरदार नंबर 5 शीना के भाई मिखाइल। आज शीना के भाई मिखाइल सामने आए और उन्होंने बहन के इंसाफ दिलाने की बात कही। एक और है इसमें श्याम राय, किरदार नंबर 6 इंद्राणी का ड्राइवर है, जिसने पुलिस के सामने तमाम राज उगले। बहरहाल यहां से निकलिए और चलते हैं गुजरात। और गुजरात में आरक्षण का उपद्रव तो कम हो गया, लेकिन कई शहरों में छिटपुट झड़प, पथराव, तोड़फोड़ ये घटनाएं होती रही। अहमदाबाद समेत कुछ शहरों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों की हिंसाग्रस्त इलाकों में तैनात भी किया गया है और वो फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं।
आरक्षण की आग में धू धू कर जल रहा है पूरा गुजरात। आरक्षण की हिमायत करने वाले पूरे गुजरात में हंगामा बरपा रहे हैं। राजधानी अहमदाबाद का हाल देखिए। पटरी पर जबरन ट्रेन रोक दी गई और एक गर्भवती महिला को हमारी टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल पहुंचाया। अहमदाबाद के जो जीएसटी फाटक है वहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी। वहाँ पे ये प्रेग्नेंट महिला है जिसे अस्पताल में जाना है, ट्रीटमेंट लेनी है। हालांकि ट्रेन रुकी हुई थी जिसके चलते वो यहाँ से लेके जा नहीं पा रहे हैं। जो प्राइवेट व्हीकल है कर्फ्यू की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं। आपकी तबीयत खराब होने लगी क्या? बीपी बढ़ गई। और कितना महीना चल रहा है? 7वां महीना। अहमदाबाद में आरक्षण समर्थकों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। सरकारी दफ्तरों पर धावा बोला, वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अहमदाबाद के कई इलाकों में कल रात से ही कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस वक्त हमें नवा वाड़ज एरिया में, जहां कल रात को हिंसक घटनाएं देखी गई थी, नवा वाड़ज की ये पुलिस चौकी हुआ करती थी जिसको लोगों ने, आंदोलनकारियों ने फूंक दिया था इस पुलिस चौकी को कल रात को। अभी तक यहाँ पर धुआं सुलझ रहा है इस पुलिस चौकी से। पूरे गुजरात में 150 से ज्यादा वाहन स्वाहा हो गए। पाटन में तो भीड़ ने एक जज की गाड़ी जला दी। ईडर में मंत्री रमनलाल वोरा के ऑफिस में आग लगा दी गई। ऊंझा में बीजेपी विधायक नारायण भाई पटेल का दफ्तर फूंक दिया गया। चांदलोड़िया में आरक्षण समर्थकों ने ट्रेन सेवा ठप्प कर दी। पालनपुर में ट्रांसपोर्ट विभाग के दफ्तर में आग लगा दी गई। जामनगर में भी ट्रेन सेवा पूरी तरह पटरी से उतरी नजर आई। अखबार नगर में पुलिस वैन को हमले का निशाना बनाया गया। वस्त्रल में एक निजी बैंक के एटीएम को आरक्षण समर्थकों ने ध्वस्त कर डाला। जूनागढ़ में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे ठप्प कर दिया। राजकोट में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच दो हाथ हुए। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल से हालात पर बात की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अराजकता और तनाव फैलाकर मकसद साधना सही है? अहमदाबाद में गोपी घांगर, सूरत से साहिल जोशी के साथ कमलेश सुतार, आज तक। गुजरात में फैली हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूबे के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने गुजराती भाषा में अपने संबोधन में लोगों से गांधी और सरदार पटेल के गुजरात की दुहाई दी और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का आग्रह किया। मंगलवार की रात को हार्दिक पटेल को घंटा भर हिरासत में रखना ही इतना भारी पड़ा कि विकास की चमकती सड़कों पर चल रहे गुजरात के शहर उपद्रव से काले होने लगे। पटेल प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को खाक करना शुरू किया तो अहमदाबाद से सूरत तक की सूरत बिगड़ती चली गई। इस हिंसा और विरोध प्रदर्शन से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूबे के लोगों से शांति की अपील की है। मातृभाषा गुजराती में बोलते हुए उन्होंने लोगों को गांधी और सरदार की याद दिलाई। महात्मा गांधी और सरदार पटेलनी भूमि में गईकाल सांजथी जे प्रकारનું વાતાવરણ બન્યું છે, જે રીતે હિંસાનો આશરો લેવામાં આવી રહ્યો છે, આપણે બધા જાણીએ છીએ હિંસાથી ક્યારેય કોઈનું ભલું નથી થવાનું। સમાજ જીવનમાં એકતા, સૌ સાથે મળીને ચાલીને રાજ્યનો વિકાસ અને વિકાસ દ્વારા જ સમાજના છેવાડાના માનવીનો કલ્યાણ કરવાનો પ્રયાસ એ આપણે નિરંતર કરતા રહ્યા છીએ। મારી સૌ નાગરિક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી છે કે અત્યારે એક જ મંત્ર હોય આપણો, શાંતિ। दरेक समस्यानो उकेल बातचीत द्वारा आवतो ज होय छे। मंगलवार की रात को शुरू हुई हिंसा त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई से बुधवार की दोपहर से पहले काबू में आ गई, लेकिन तब तक हजारों करोड़ फूंक दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाई। लोकशाहीनी
મર્યાદાઓનું પાલન આપણે સૌએ કરવું રહ્યું. હું ફરી એકવાર ગુજરાતના સૌ ભાઈઓ બહેનોને શાંતિ રાખવા માટે આગ્રહ કરું છું. હિંસાના માર્ગે જઈને ક્યારેય કશું વળતું નથી. આપણે બધા સાથે મળીને વાતચીત દ્વારા સમસ્યાઓના ઉકેલ લાવીએ અને સાથે મળીને ગુજરાતને જે નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવાનો નિરંતર પ્રયાસ ચાલ્યો છે એમાં પૂરક બનીએ, પોષક બનીએ. એ જ મારી સૌ મારા ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોને आग्रहपूर्वक विनंती है. अकेले अहमदाबाद में हिंसा की 50 से ज्यादा घटनाएं हुई, जहां बसें, पुलिस पोस्ट और निजी वाहनों को फूंक डाला गया. कई पुलिस वालों को भी निशाना बनाया गया. हार्दिक पटेल ने पहले प्रदर्शनकारियों को पीटने वाले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग रख दी है. अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ साहिल जोशी, आज तक. 13 साल के बाद गुजरात हिंसा की आग में जल उठा, लेकिन एक शांत सूबे को आरक्षण की आग में धकेल कर भी 22 बरस के हार्दिक पटेल का मन शांत नहीं हुआ. हार्दिक ने सरकार को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि वो लाठी भांजने वाले सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करे. आरक्षण की इस आग में गुजरात को अभी और जलना होगा. पटेलों को आरक्षण दिलाने की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल अपने कदम पीछे खींच लेने को तैयार नहीं हैं, बल्कि उनके तेवर में पहले से भी ज्यादा तल्खी दिखने लगी है. जो पुलिस अधिकारियों ने जो भंग किया है कायदा का, उनको सस्पेंड किया जाए 36 घंटों के अंदर. और जो जहां पर जो वस्त्राल में फायरिंग किया गया है, वो केतन पटेल के सिरों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उन सभी को सस्पेंड किया जाए अभी का अभी. नहीं तो बाद में जो होगा उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की और पुलिस की रहेगी. गुजरात में पटेलों की बुलंद आवाज बन चुके 22 साल के इस नौजवान की नजरें आरक्षण पर टिकी हैं. मंगलवार को अहमदाबाद में उमड़ी लाखों की भीड़ से हार्दिक पटेल का हौसला भी 7वें आसमान पर है. आतंकवादी को परमिशन देते हो गुजरात, इंडिया, हिंदुस्तान में हमला करने की? नहीं दे तो फिर भी वो कर जाते हैं. फिर भी पूरे देश देखता है 180 लोगों को मार देता है वो ताज में. फिर भी हम उसे 4 साल तक पैसों से उसे अच्छी तरह से देखभाल करते हैं. जब जरूरत पड़ने पर उसे बिरयानी खिलाते, अमिताभ की पिक्चर दिखाते. तो वो करे वो सही है. देश का युवा अगर रोड पर आकर उसका हक मांग ले तो वो सही नहीं है. वैसे ये बात तो हार्दिक पटेल को भी समझ लेने की जरूरत है कि जिस मकसद को वो हासिल करने निकले हैं उसका जरिया तोड़फोड़ और हिंसा नहीं हो सकती. लेकिन फिलहाल वो शक्ति प्रदर्शन की सियासत से पीछे हटते नहीं दिख रहे. भगत सिंह क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे, गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे. तफावत तो था, लेकिन अच्छा ही कार्य किया दोनों ने. सरदार ने जब कहा था तब जरूरत नहीं थी, मेहनत कर रहे था पूरा समाज. आज युवाओं को जरूरत है तो युवा मांग रहे हैं. तो क्या हार्दिक पटेल गुजरात में नई सियासी उथल पुथल की जमीन तैयार करने में कामयाब हो पाएंगे? शुरुआत तो असरदार है, लेकिन सामने लंबा फासला भी है. अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो. नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार ने बिहार को जो स्पेशल पैकेज दिया उसमें असली कितना है और दिखावा कितना है. तो बीजेपी जवाब दे रही है जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करने के बदले सियासत करना बिहार का हित करना होगा. दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है. जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए इस खास पैकेज का ऐलान किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पीछे पिल पड़े हैं. कभी इसे छलावा कहते हैं तो कभी कुछ और. 1,25,000 करोड़ रुपए की घोषणा एक छलावा. खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ ऐसा है ही नहीं खास, और नाम दे दिया स्पेशल पैकेज का. ये जो झूठ और भ्रम फैलाते हैं ये लोग, अफवाह मास्टर लोग. नीतीश कुमार ये भी पूछते हैं कि स्पेशल पैकेज की शुरुआत कब होगी और कब पूरा पैसा दिया जाएगा. आखिरकार उसको लागू कौन करेगा? आप ही बताइए ना, पैसा कौन देगा? आप दीजिएगा, किसको दीजिएगा? आप खुद लागू करिएगा या ये थर्ड पार्टी के द्वारा लागू किया जाएगा? इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं.
और कब इतने पूंजी का निवेश होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जवाब में बीजेपी कहती है कि 10 साल तक धक्के खाने के बाद भी जो हासिल नहीं कर सके वो बीजेपी सरकार ने उन्हें यूं ही दिला दिया। धन्यवाद नहीं दे सकते तो कम से कम सवाल उठाकर बिहार के लोगों को बरगलाना बंद करें। नीतीश कुमार जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार से कोई स्कीम ला क्यों नहीं सके? 12,000 करोड़ का पैकेज भी पूरा नहीं प्राप्त कर सके। इसका जवाब देना है आपको। नीतीश कुमार ने इस पैकेज की आलोचना करके बिहार वासियों का अपमान किया है। लगे हाथों नीतीश ने गुजरात की हिंसा पर भी सवाल दाग दिया कि बिहार की सूरत बदलने के बदले प्रधानमंत्री को सूरत का ख्याल करना चाहिए। तो बीजेपी ने भी गुजरात को गुजरात के हाल पर छोड़कर नीतीश को लालू राज की याद दिलाई और चारा घोटाले के बारे में पूछा कि क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री जी। दिल्ली से रीमा पराशर के साथ रोहित सिंह और कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।